बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 9 आज हमारा स्टार्ट हो रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर वेव्स। और इस वेव्स का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट अगर मैं आपको बता सकूं, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये हमारे बोर्ड में इस साल दोनों मरतबा फर्स्ट एंड सेकंड टाइम दोनों मरतबा लॉन्ग क्वेश्चन आया है। सो डॉपलर इफेक्ट को हमने किसी सूरत इग्नोर नहीं करना, इसको हर सूरत तैयार करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस पे गौर करें होता क्या है। पहले डेफिनेशन लिख लें। द अपैरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव caused by relative motion between the observer and the source of sound। डेफिनेशन समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। कहते हैं द अपैरेंट चेंज, कहते हैं एक आर्जी सा जो चेंज है किसमें आता है, इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, साउंड की फ्रीक्वेंसी में, काज्ड बाय रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन समझने की चीज है, गौर करने की चीज है। रिलेटिव मोशन क्या होता है? देखें, मैं और आप दोनों ना, हम दोनों मोटरवे पे सफर कर रहे हैं। मेरी और आपकी गाड़ी मोटरवे पे जा रही है सेम साइड पे। मेरी गाड़ी की स्पीड यहाँ पे, ये मेरी गाड़ी है, इसकी स्पीड 140 किलोमीटर पर सेकंड है, ठीक है। ये आपकी गाड़ी जा रही है और आपकी गाड़ी की स्पीड 160 किलोमीटर पर सेकंड। रिलेटिव मोशन समझिएगा, बात खत्म हो जाएगी। मेरी गाड़ी की स्पीड 140 किलोमीटर पर सेकंड, आपकी गाड़ी की स्पीड 160 किलोमीटर पर सेकंड। हम दोनों सेम स्पीड में इस तरह मूव कर रहे हैं। अब मेरी गाड़ी की स्पीड आपके रेफरेंस से, आपके लिहाज से क्या है, और आपकी गाड़ी की स्पीड मेरी गाड़ी के लिहाज से क्या है, इसको हम रिलेटिव मोशन का नाम देते हैं। रिलेट करना दो चीजों को। मुझे ये नजर आएगा कि आपकी गाड़ी की स्पीड सिर्फ 20 किलोमीटर पर सेकंड है। क्यों? कि मेरी गाड़ी की स्पीड ऑलरेडी 140 है, आपकी 160 है। मैं 160 में से 140 माइनस करूंगा तो मुझे आपकी गाड़ी की स्पीड नजर आ जाएगी 120 किलोमीटर, सॉरी 20 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक हो गया कि यार आप मुझसे 20 किलोमीटर पर सेकंड आगे जा रहे हैं, और आपको क्या नजर आएगा कि मैं आपसे 20 किलोमीटर पर सेकंड पीछे आ रहा हूं। सर 140 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। समझ आ गई बात की? तो 140 ने 140 को कैंसिल कर दिया। रिलेटिव मोशन वो होती है कि जब हम एक चीज की स्पीड दूसरे के रेफरेंस से निकालें, उसको हम रिलेटिव मोशन का नाम देते हैं। ठीक हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, इसको अपने पास नोट डाउन करें। छोटी सी दो तीन बातें और लिख लें, फिर हम इसकी उस पे आते हैं, केसेस पे। कंसीडर, लिखिएगा, कंसीडर अ साउंड वेव, consider a sound wave emitting source of frequency, consider a sound wave emitting source of frequency f। एक साउंड वेव है, फर्ज कर लेते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, f, वेलोसिटी v एंड वेवलेंथ लेमडा। कहता है कि फर्ज करते हैं, कंसीडर साउंड वेव, एक साउंड वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, उसकी वेलोसिटी वी है, और उसकी वेवलेंथ आपके पास कितनी है, लेमडा। टोटल आपके पास जो वेवलेंथ है उसकी कितनी हो जाएगी, लेमडा। वो आपने सिंपल लेमडा ही रखनी है, ठीक है। इसके बाद लिखिएगा, व्हेन बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर एट रेस्ट, जब दोनों बॉडीज रेस्ट में होंगी। व्हेन बोथ सोर्स एंड observer are at rest, its frequency will be, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हम पढ़ के आ चुके थे वेव इक्वेशन, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, और f किसके इक्वल हो जाता है, v ओवर लेमडा के। ये बात क्या बोली मैंने कि व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर एट रेस्ट, जब दोनों रेस्ट में होंगे। सर ये आपके पास एक फॉर एग्जांपल स्पीकर पड़ा हुआ है,
आपने गाने लगाए में या कुछ भी किया हुआ है, ये आपका सोर्स है, ठीक हो गया, और बिल्कुल मोशन में नहीं है, रेस्ट में मौजूद है। ये आपका सोर्स है, यहाँ से साउंड इधर जा रही है, और ये एक शख्स है, एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ठीक है, और वो ऑब्जर्व कर रहा है, आपके गाने सुन रहा है, आपके गानों से वो महजूज हो रहा है, ठीक हो गया। ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर इतना बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन चले आप बना लें। ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, इससे आवाज गानों की इस तक जा रही है जब दोनों बॉडीज रेस्ट में हैं, जब कोई हरकत नहीं कर रहा। व्हेन बोथ द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर आर एट रेस्ट, देन फिर उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अकॉर्डिंग टू वेव इक्वेशन, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा एंड f इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा। अब इसके बाद हम इसके केसेस करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और करें। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक डॉपलर इफेक्ट, मैं आपको बार इसका बोल रहा हूँ तो कोई तो वजह होगी ना, ठीक है, इसलिए इसको अच्छी तरह समझिएगा, सीखिएगा, गौर कीजिएगा। पहला केस है केस नंबर 1, केस नंबर 1, व्हेन ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड्स द सोर्स, व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स द सोर्स। जब आपका ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आएगा फिर क्या होगा, ठीक हो गया, मेरी बात पे गौर करें, लिखिएगा, लेट द वेलोसिटी ऑफ सोर्स, बस इसकी जितनी थ्योरी लिखवाई जा रही है इतनी लिखिएगा बस। लेट द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स इज v एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर इज b, स्मॉल b से डिनोट कर दें, इट्स वेवलेंथ कैन नॉट चेंज, इसकी वेवलेंथ में कोई फर्क नहीं आएगा, कैन नॉट चेंज। सर वेवलेंथ तब चेंज होती है कि जब सोर्स आगे पीछे जाए, सोर्स नहीं जा रहा सर, ऑब्जर्वर जा रहा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पे ये गाने लगे हुए हैं, ये मेरा सोर्स है, मैं यहाँ से मूव करते हुए गानों की तरफ आ रहा हूँ। अब क्या होगा, मुझे गाने की आवाज ज्यादा आएगी कि कम आएगी, कॉमन सी बात है, ऑलरेडी मुझे लगेगा कि गाने ऊंची आवाज में गाने की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, बट अब मैं साबित करके बताऊंगा कि कैसे गानों की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। व्हेन सोर्स मूव या व्हेन वेलोसिटी, व्हेन ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड द सोर्स, ऑब्जर्वर साहब क्या करेंगे, सोर्स की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ऑब्जर्वर साहब सोर्स की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो मैंने कहा कि जो सोर्स की वेलोसिटी वो v है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर v है, इसको मैं v का नाम देता हूँ, इसकी वेलोसिटी को, इस साहब की वेलोसिटी को मैं v का नाम दूंगा। तो अब यहाँ पे मेरे पास टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी v प्लस v। याद रखिएगा, जब एक ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ बढ़ता है तो उन दोनों की वेलोसिटी को ऐड कर दिया जाता है, वेलोसिटी बढ़ जाती है, कम नहीं होगी, वेलोसिटी को ऐड कर दिया जाता है। जो आपके पास v प्राइम का नाम दे दें इसको, जो आपके पास v प्राइम या आपके पास न्यू वेलोसिटी आएगी वो बढ़ जाएगी, ऑब्जर्वर की वजह से वो वेलोसिटी उसमें इंक्रीज आ जाना है, वेलोसिटी कम नहीं होगी, ठीक है। अब आपको पता है मैंने फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फार्मूला पढ़ा के आए थे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा और f इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा। तो v प्राइम किसके इक्वल हो जाएगा, मतलब f प्राइम किसके इक्वल हो जाएगा, जो मेरे पास नई फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगा v प्राइम ओवर लैम्डा। मेरे पास v प्राइम जो मेरे पास नई वेलोसिटी आ गई है, तो मेरी बात पे गौर करें, f प्राइम विच इज इक्वल टू v प्राइम की वैल्यू क्या है, v प्लस v, लैम्डा की क्या वैल्यू, अगर मैं यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालूं, लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर f, तो यहाँ मैं v ओवर f पुट कर देता हूँ, f प्राइम विच इज इक्वल टू v प्लस v ओवर लैम्डा की जगह v ओवर f। तो अब आपको पता है f डिनोमिनेटर में डबल डिवीजन सॉल्व हो रही है, तो f प्राइम विच इज इक्वल टू v प्लस v डिवाइड बाय b मल्टीप्लाई बाय f। समझ आ गई बात की, गौर कीजिएगा, डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाई बाय f, ठीक हो गया, ये बातें आपके पास यहाँ तक आ गई हैं, ठीक है। अब एक चीज पे गौर करें, ये जो v प्लस b, ये जो ये फैक्टर है v प्लस b ओवर v, ये ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, मेरी बात पे आपको गौर करना पड़ेगा, सुनिएगा। अगर मैं v, मेरी बात पे गौर करें, v ओवर b अलग डिवाइड करा दूं और b ओवर v अलग डिवाइड करा दूं, ये मेरे पास v कट जाता है, मेरे पास क्या बचता है 1, लेकिन मेरे पास नॉमिनेटर में एक वैल्यू इंक्रीज है, वो वैल्यू इंक्रीज कौन सी, b,
मतलब कि डिनोमिनेटर तो खत्म हो जाएगा मेरे पास। फॉर एग्जांपल डिनोमिनेटर में मेरे पास v, ये v आपस में कैंसिल हो जाते हैं, बट ऊपर में जो मेरे पास नॉमिनेटर है वहां पे वेलोसिटी में एक चीज इंक्रीज है, वो b है। b की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगी क्योंकि प्लस है ना, इंक्रीज हुआ है। वेलोसिटी में एक चीज जब इंक्रीज हो रही है, वो बढ़ रही है, तो मेरा आपसे सादा सा सवाल है, वो प्लस होगी कि माइनस होगी? वो ऑफ कोर्स प्लस होगी ना। v प्लस बी आपके पास ऑलरेडी बड़ी वैल्यू होनी है, तो ठीक है, मैं इसके बारे में ये बात लिख सकता हूँ, v प्लस बी अवर v इज ग्रेटर देन 1, ये 1 से बड़ी है। ठीक है, जाहिर सी बात है 1 से बड़ी क्यों है सर? b नॉमिनेटर में और वो एडिशनल वैल्यू है, तो जब वो b से 1 से बड़ी होगी तो मैं बिला झिझक ये बात लिख सकता हूँ f प्राइम इज ग्रेटर देन f। तो मेरे पास जो नई फ्रीक्वेंसी है वो इनिशियल फ्रीक्वेंसी से, या जो मेरे पास मेन फ्रीक्वेंसी है उससे ज्यादा होगी, तो मैं बिला झिझक बात ये कर सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड क्या होगी, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? क्योंकि ग्रेटर देन 1 आ गया, जब बॉडी ग्रेटर देन 1 आ जाती है तो आपने बिला झिझक लिखना है फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इंक्रीजेस, साउंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इंक्रीजेस। ठीक हो गया। और कॉमन फिनोमिना है कि मुझे आवाज में जब सोर्स की तरफ भोगूंगा या सोर्स की तरफ लपकूंगा तो ऑलरेडी मेरे पास आवाज ज्यादा हो जाएगी, और जब आवाज ज्यादा हो जाएगी तो मैं कहूंगा फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है साउंड। ठीक हो गया सर? मैं उम्मीद करता हूं आपको पहला केस समझ आया होगा। ठीक है जी। व्हेन द ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड द सोर्स, व्हेन द ऑब्जर्वर मूव्स अवे द सोर्स, अवे फ्रॉम द सोर्स, जब सोर्स से दूर भागेगा, अवे फ्रॉम द सोर्स। सोर्स ये मेरी आवाज इसकी आवाज इस तरफ आ रही है और मैं वहां चलना शुरू कर गया, चलते 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 मैं दूर निकल जाऊंगा। मैं जब दूर निकलूंगा तो ऑलरेडी कॉमन सी बात है, मुझे इसकी आवाज कम सुनाई देना शुरू हो जाएगी। तो अब ऑब्जर्वर की डायरेक्शन मैंने किस साइड पे बना देनी है? इस साइड पे। ऑब्जर्वर साहब उस साइड पे जा रहे हैं, मैं साउंड को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, साउंड मेरे पीछे आ रहा है, मैं ऑब्जर्व करते हुए दूर दूर निकल रहा हूँ। तो जब मैं साउंड से दूर जाऊंगा तो कॉमन सी बात, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो अब वही बात, लेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स v, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर इज v एंड इट्स वेव लेंथ कैन नॉट बी चेंज, वेव लेंथ कैन नॉट चेंज होगी। लेकिन जो आपके पास नई वेलोसिटी आ जाएगी वो v माइनस बी होगी, प्लस v नहीं होगी सर। वो क्या हो जाएगी? एफ v प्राइम इज इक्वल टू v माइनस बी। क्यों? कि यार ऑब्जर्वर बॉडी से दूर जा रहा है, तो बॉडी से दूर जा रहा है तो वेलोसिटी में कमी आएगी। तो बस क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, इन दोनों में माइनस डाल दें। ठीक है, v प्लस बी की जगह v माइनस बी, वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, वेलोसिटी माइनस हो जाएगी। तो अब एक और बात पे गौर करें कि v अगर v कट जाता है और ऊपर -1 है, -1 ऑलरेडी 1 से छोटा है, जब एक वैल्यू 1 से छोटी आ जाए तो मैं ये बात लिख सकता हूँ v माइनस बी अवर v इज लेस देन 1, ये 1 से छोटी आ जाएगी। और अगर ये 1 से छोटी आती है तो मुझे ये बात कहने में कोई आर महसूस नहीं होनी चाहिए कि जो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी है वो इनिशियल फ्रीक्वेंसी है, इनिशियल फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होगी किससे? जो आपके पास नई फ्रीक्वेंसी आई, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, जो आपके पास साउंड की फ्रीक्वेंसी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना जी। फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड डिक्रीज। सर बहुत इजी करके समझा दिया, मेरी बात पे फिर गौर करें। ये सोर्स है, वो साउंड है, ये सोर्स है, वो ऑब्जर्वर है। जब मैं बिल्कुल रेस्ट में हूँ, ऑब्जर्वर आप मेरे पास खड़े होकर मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप वहां खड़े हुए, आप मेरी तरफ आएंगे, मेरी आवाज आपको ज्यादा सुनाई देगी, आप मेरे से दूर जाएंगे, मेरी आवाज आपको कम सुनाई देगी। तो यही डॉप्लर इफेक्ट है बेसिकली। इसको हमने मैथमेटिकली प्रूव करके बताना है भाई साहब कि यार ये वैसे ये क्या चीज है। ठीक है जी। केस नंबर 1 भी हो चुका है हमारा, केस नंबर 2 भी हो गया, व्हेन द ऑब्जर्वर मूव अवे फ्रॉम द सोर्स और व्हेन द ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड द सोर्स। तीसरा हमारा जो केस है वो है व्हेन ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, जब ऑब्जर्वर आपके पास रेस्ट में होगा। ठीक है, क्या होगा जी? जब ऑब्जर्वर आपके पास, व्हेन ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट एंड व्हेन ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, when observer is at rest and source is moving towards the observer। सर जब ऑब्जर्वर, सोर्स आप क्या करेंगे, अब मैं अपना जो मैंने स्पीकर उठाया हुआ ये उठा के मैं ऑब्जर्वर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाऊंगा। ऑफ कोर्स जब मैं ऑब्जर्वर की तरफ बढ़ूंगा तो क्या होगा, ये बात आपके लिए सवाल है, आप सोचिए इतनी देर, फिर आपको बताते हैं क्या होगा। आपने सोच लिया, क्या सोचा बच्चे? ऑलरेडी क्या होगा, मेरी बात पे गौर कीजिएगा। जब सोर्स इसकी तरफ आना शुरू हो जाएगा
तो इसको आवाज ज्यादा सुनाई देना शुरू हो जाएगी, ऐसे ही है। लेकिन when observer is at rest and source is moving towards the observer, let the velocity of the source v and velocity of the observer b and its wavelength changes, इसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी सर, एंड इस वेवलेंथ चेंजेस, वेवलेंथ में तब्दीली आ जानी है। वेवलेंथ में तब्दीली क्यों आनी है, मेरी बात पे जरा गौर करें। सोर्स ये निकल रहा है, ये मैं लाइन लगा रहा हूँ, क्रॉस बनता जा रहा है, ये क्रॉस की लाइन है। फॉर एग्जांपल सुनिएगा, ये आपके पास सोर्स है, मतलब सोर्स से साउंड निकल रहा है, पहला क्रॉस ये बना, दूसरा क्रॉस आपके पास ये बना, फॉर एग्जांपल तीसरा क्रॉस आपके पास ये बना, यहां से आवाज निकली बाहर, जैसे ही यहां तक पहुंची ना, मैंने स्पीकर को उठा के आगे कर दिया, स्पीकर को उठा के क्या किया आगे, स्पीकर आगे हुआ तो फिर अगला क्रस्ट उसके नजदीक जाके और बन गया, प्लस अगला यहाँ पे बन गया, फिर जैसे मैंने स्पीकर उठा के और आगे बढ़ा, अगला क्रस्ट नजदीक नजदीक बन गया, फिर जैसे मैंने स्पीकर इंक्रीज आगे किया, स्पीकर आगे बढ़ाया, मतलब कि जो पहला क्रस्ट था दूसरे जो क्रस्ट थे उसके नजदीक बनना शुरू हो जाएंगे। क्रस्ट के दो जब नजदीक क्रस्ट बनते हैं उनको हम वेवलेंथ का नाम देते हैं। तो वेवलेंथ में चेंज आएगा, लैम्डा प्राइम में तब्दीली आएगी, लैम्डा प्राइम लिखिएगा, लैम्डा प्राइम किसकी इक्वल होता है, लैम्डा माइनस डेल्टा लैम्डा, चेंज इन लैम्डा। सर चेंज क्यों आ रहा है, बता रहा हूँ कि अभी मेरे साउंड निकल रहा है, साउंड ने जाके कहीं यहाँ पे क्रस्ट बनाया है, तो मैंने फौरन से क्या किया, सोर्स को उठाया, स्पीकर को उठाया, आगे बढ़ना शुरू हो गया। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, अगला जो क्रस्ट बनेगा वो मजीद इसके नजदीक जाके बन जाएगा, तो दो वेवलेंथ में जाके डिफरेंस यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। अब वेवलेंथ में डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा, कमी आना शुरू हो जाएगी, तो लैम्डा प्राइम किसके इक्वल होगा, तो लैम्डा बेसिकली लैम्डा प्राइम इक्वल टू लैम्डा ओरिजिनल जो आपके पास वेवलेंथ है माइनस डेल्टा लैम्डा जो चेंज आया है, तो लैम्डा प्राइम इज इक्वल टू लैम्डा किसके इक्वल होता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर f, इसको v ओवर f डाल दें और लैम्डा प्राइम डेल्टा लैम्डा आप इसको वी एस ओवर लेफ्ट कर दें, वी एस आपके पास ज़ाहिर सी बात है वेलोसिटी ऑफ द साउंड तब्दील हो रही है, तो लैम्डा प्राइम फ्रीक्वेंसी सेम है तो एक दफा लिख लें v माइनस वी एस, ठीक हो गया, v माइनस वी एस। तो अब मेरी बात पे गौर करें बच्चे, लैम्डा प्राइम विच इज इक्वल टू v माइनस वी एस, एफ की क्या वैल्यू है, मैं एफ की यहाँ से अगर वैल्यू निकालूं तो एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा, एफ किसके इक्वल आ जाएगा, v ओवर लैम्डा के, एफ इज इक्वल आ जाएगा v ओवर लैम्डा, एफ इक्वल आ जाएगा, मैंने यहाँ से एफ की वैल्यू निकालनी है, एफ मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, v ओवर लैम्डा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू v ओवर लैम्डा, ठीक हो गया। फ्रीक्वेंसी आपके पास किसकी इक्वल आ जाती है, बल्कि यहाँ से स्टेप करके एक शॉर्ट कर लें ज़्यादा बेहतर है, हम डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, तो जो हमारी ज़रूरत है इसको लैम्डा इसको आगे ना सॉल्व करें, बस ये यहाँ तक ही छोड़ें। तो फ्रीक्वेंसी एफ किसकी इक्वल आ जाती है, फ्रीक्वेंसी एफ प्राइम इक्वल टू वी ओवर लैम्डा प्राइम, तो एफ प्राइम विच इज इक्वल टू वी, आपके पास फ्रीक्वेंसी लैम्डा प्राइम की वैल्यू उठा के यही पुट कर दें, तो लैम्डा प्राइम किसकी इक्वल है, वी माइनस वी एस ओवर एफ, v माइनस वी एस ओवर एफ, तो एफ प्राइम विच इज इक्वल टू वी ओवर v माइनस वी एस मल्टीप्लाई बाय एफ, ठीक हो गया। ये पॉइंट अब समझने वाला है बच्चे, जरा गौर करें। अब देखें नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में v सेम है, अगर वो काट दें तो डिनोमिनेटर में एक वैल्यू माइनस में है, डिनोमिनेटर में एक वैल्यू माइनस में है, एक फ्रीक्वेंसी में से दूसरी, एक वेलोसिटी में से दूसरी वेलोसिटी माइनस हो रही है, तो ये बात याद रखनी है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू माइनस में हो, क्या हो, डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू माइनस में हो तो वहां पे इंक्रीज हो जाता है, वो ग्रेटर देन 1 होती है, तो हम ये फैक्टर लिख सकते हैं v माइनस वी एस इज ग्रेटर देन 1, ये 1 से बड़ी है, क्यों सर, अगर नॉमिनेटर में वैल्यू माइनस हो रही होती है तो 1 से छोटी है, लेकिन डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू माइनस हो रही हो तो वो 1 से बड़ी होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं f प्राइम इज ग्रेटर देन f, जो आपके पास नई फ्रीक्वेंसी आएगी वो इनिशियल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। तो क्या अब ये बात कॉमन सी बात है कि जब सोर्स इसके पास आना शुरू हो जाएगा तो इसको आवाज ज्यादा आना शुरू हो जाएगी। तो हमने तीसरा केस लिख लिया कि व्हेन द ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट एंड सोर्स इज मूविंग टुवर्ड द ऑब्जर्वर, तो फिर आपके पास क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी आप लिखिएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड
इंक्रीज, साउंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। सर ग्रेटर देन 1 वाला फैक्टर क्या है, फिर सुन लें कि अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू माइनस हो रही हो तो वो 1 से बड़ी होती है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे v माइनस वी, वी अवर v माइनस वी एस ग्रेटर देन 1, ये 1 से बड़ा है, ठीक है। अगर 1 से बड़ी वैल्यू हो तो वो आपके पास कोई इसमें आर नहीं है कि वो ज़्यादा होती है, ठीक हो गया। चौथी बात, व्हेन द ऑब्जर्वर, चौथा केस लिखे हैं आपकी बुक पे 4 ही केस हैं, कुछ बुक्स पे 6 केसेस हैं, वक्ती 4 केसेस में क्या केस था। चौथा केस हमारे पास क्या होगा, ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट एंड सोर्स इज मूविंग अवे द ऑब्जर्वर, सोर्स अब दूसरी साइड पे जा रहा है, ऑब्जर्वर से इस साइड पे मूव कर रहा है, ठीक हो गया। तो वही बात हमारे पास क्या होगा, लेट द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स इज v एंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर इज b, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी b है एंड इट्स वेवलेंथ चेंज, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। सर अब वेवलेंथ चेंज कैसे होगी, सुनिएगा। ये सोर्स में से आपके पास क्रस्ट निकल रहा है, यहाँ पे क्रस्ट बनते जा रहे हैं, लेकिन सोर्स मैंने उठा के मैं इस साइड चलना शुरू हो गया, ऑब्जर्वर यहीं बैठा हुआ है, सोर्स उठा के मैं इस साइड में, स्पीकर उठा के इस साइड चलना शुरू हो गया, तो क्या होगा, कॉमन सी बात है यही होगा ना सर, उस बंदे को आवाज कम आना शुरू हो जाएगी, आवाज कम आना शुरू हो जाएगी। तो क्रस्ट जब क्रस्ट इस साइड पे बन रहे मेरी बैक साइड पे और मैं आगे लेके निकलना शुरू हो गया, तो क्रस्ट दूर होते जाएंगे एक दूसरे से, जब नया क्रस्ट दूर होता जाए तो क्रस्ट में क्या हो जाता है, ऐड कर दिया जाता है, तो लेमडा प्राइम वेवलेंथ व्हिच इज इक्वल टू लेमडा प्लस डेल्टा लेमडा, तो लेमडा की वही वैल्यू v ओवर f और माइनस की जगह यहाँ पे डाल देंगे प्लस वी एस ओवर लेमडा, तो ये भी आपके पास हो जाएगा प्लस, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा प्लस। ये चौथा केस आपने अलग लिखना है सर, मैं साथ ही बता रहा हूँ, यहाँ भी आपके पास हो जाएगा प्लस, यहाँ भी आपके पास हो जाएगा प्लस। और जब डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू इंक्रीज हो रही हो, डिनोमिनेटर में आप देखें v ओवर v तो सेम है, लेकिन वी एस इंक्रीज है, वी एस की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है। तो जब डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू इंक्रीज हो रही हो तो वो आपके पास लेस देन 1 होती है, क्या होती है, ग्रेटर देन 1 नहीं होती। सर नोमिनेटर में कोई वैल्यू इंक्रीज हो रही हो तो ग्रेटर देन 1, नी डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू इंक्रीज हो रही हो तो वो लेस देन 1 होती है। इसका मतलब है कि आपके पास जो साउंड की सोर्स होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड डिक्रीजेज, कि जो आपके पास नई फ्रीक्वेंसी है वो पुरानी फ्रीक्वेंसी से कम हो जाएगी। ये आपकी बुक के 4 केसेस थे, 5वां और 6वां केस आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, वो भी सुन ले क्या होता है कि जब सोर्स, व्हेन सोर्स इज एट रेस्ट, अभी दोनों सोर्स भी और ऑब्जर्वर दोनों मूव करेंगे, व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड्स ईच अदर, जब दोनों एक दूसरे की तरफ जाएंगे, व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, जब दोनों एक दूसरे से अवे चलना शुरू हो जाएंगे, तब क्या होगा, जब दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, जब दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। वो 5वां और 6वां केस है, बट आपकी बुक 4 केसेस ही लिख रही है, तो आपसे गुजारिश यही की जाती है कि आप भी 4 केसेस पे इत्तेफाक करें। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा करके ये टॉपिक समझाया गया है, थ्योरी इतनी लिखनी जितनी बात बताई गई है, कोई मजीद इसमें इंक्रीमेंट ना करें। दुआ में याद रखें, बहुत शुक्रिया।